reproduction in flowering plant. So let's start with our second chapter, that is reproduction in flowering plants. तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, अगर हम बात करें डायग्राम्स की, तो क्लास 12th में डायग्राम्स आपके ऐसे बहुत सारे होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में डायग्राम्स बहुत ज्यादा ही पूछ लेते हैं एग्जाम में कभी ठीक है। तो आप लोग डायग्राम्स पे नोटिस करिएगा और मैं सभी डायग्राम्स को आप लोगों के सामने ड्रॉ करूंगी और ड्रॉ करके इजी वे बताऊंगी, इजी वे में मैं ड्रॉ करूंगी और मैं जैसे जैसे ड्रॉ करती हूँ आप लोग अगर सेम वे में ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों के लिए इजी टू लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हमें ये समझना है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, दैट मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद मेल गैमेट क्या होता है? तो मेल गैमेट हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो मेल गैमेट फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या हो जाता है? पॉलन ग्रेन जाते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट होता है प्लांट्स में, और फीमेल गैमेट कौन सा होता है? तो फीमेल गैमेट चाहे वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, सब में होगा, एक नाम से ही हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कौन सा प्लांट? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कैसे प्लांट होते हैं ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट? ऐसे प्लांट जिनका सीड जो होता है, इनका सीड किससे कवर्ड होता है? ऐसे प्लांट जिनका सीड जो होता है वो कवर्ड होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओवरी के प्रेजेंट होने की वजह से इन प्लांट्स का सीड कवर होता है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट या फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है वो सैप्रोफिटिक होता है, यानी कि इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में? तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। इनफैक्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस किससे करते हैं? वो रिप्रोड्यूस बाय फ्लावर्स। ये किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? तो फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। अब हमें समझना है फ्लावर क्या होता है, व्हाट इज फ्लावर। तो फ्लावर हम लोग आपको कहेंगे डायरेक्ट फ्लावर क्या होता है? तो फ्लावर तो फूल होता है, लेकिन फ्लावर में कितने टाइप के होते हैं, फ्लावर में कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, कैसे फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टडी कर लेते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर होता क्या है, ठीक है। फ्लावर कैसा पार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है। एक प्लांट का जो फ्लावर होता है ना वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओके। सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके पास मॉडिफाइड शूट होती है। फ्लावर की क्या होती है? मॉडिफाइड शूट होती है। फ्लावर भी 2 टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर कितने टाइप का होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर is of 2 टाइप्स। फ्लावर कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है मोनोइसियस फ्लावर और सेकंड होता है डायोइसियस फ्लावर, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं समझना मोनोइसियस फ्लावर क्या होता है। सो व्हाट इज मोनोइसियस फ्लावर? देखिए, मोनोइसियस फ्लावर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, या फिर हम लोग इसे कंप्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं, ठीक है। मोनोइसियस फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं मोनोइसियस फ्लावर को। फर्स्ट पार्ट होता है एसेसरी
रोल और सेकंड पार्ट होता है नेसेसरी रोल। नेसेसरी रोल, ठीक। एसेसरी रोल में फ्लावर के दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट आ जाता है कैलिक्स और सेकंड आता है कोरोला। और नेसेसरी रोल में आता है एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम और सेकंड गाइनोइसियम। तो चलिए इन सबके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। व्हाट इज कैलिक्स, व्हाट इज कोरोला, व्हाट इज एंड्रोइसियम एंड व्हाट इज गाइनोइसियम। ओके, देखिए कैलिक्स को हम लोग सेपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। सेपल किस कलर का होता है? तो सेपल ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसे ग्रीन होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसका प्रेजेंस? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसलिए कैलिक्स किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। हम इन सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, समझेंगे कि कैलिक्स किसको कहते हैं प्लांट फ्लावर में, ठीक है। देखिए आपने देखे होंगे कि जैसे आप लोग हिबिस्कस का फ्लावर ले लीजिए। हिबिस्कस के फ्लावर में जहां से पेटल्स स्टार्ट होती है, पंखुड़ियां स्टार्ट होती है, तो उसके जो नीचे का हिस्सा होता है जिससे पंखुड़ियां बाइंडेड होती है, उसे हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन पार्ट आप देखे होंगे, उसे हम कैलिक्स कहते हैं। सेपल भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो पिगमेंट लीव्स में प्रेजेंट रहता है। अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज कोरोला। तो कोरोला को हम लोग पेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। पेटल में इन द सेंस पंखुड़ियां, जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती हैं उन्हें कोरोला कहते हैं, पेटल। ये कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट। एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, इसकी वजह से ये किस कलर, मतलब ये कलरफुल होता है। आप देखते होंगे हर फ्लावर का कलर अलग अलग होता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट, ठीक है। अब हम समझते हैं नेसेसरी रोल में। तो ये तो एसेसरी रोल और नेसेसरी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल कौन सा है ये हम समझते हैं। दैट इज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी फ्लावर का। और वहीं अगर हम बात करें गाइनोइसियम की, तो गाइनोइसियम क्या होती है? क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। देखिए अब यहाँ पे डायोइसियस के बारे में समझना है, तो हम यहाँ समझ लेते हैं ना व्हाट इज डायोइसियस फ्लावर, ठीक है। कुछ ज्यादा इसके बारे में डिटेल में समझना है। सेकंड है डायोइसियस फ्लावर। इसे हम यूनिसेक्सुअल या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर भी, इनकम्प्लीट फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अलग अलग डिफरेंट फ्लावर भी प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट फ्लावर भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। इन द सेंस कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है अगर प्रेजेंट रहेगा किसी फ्लावर में तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं प्रेजेंट रहेगा, और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहता है तो सिंपल सी बात है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है कुकुरबिटा मैक्सिमा। कुकुरबिटा मैक्सिमा किसका नाम है? साइंटिफिक नेम। इसको आप लोग सुने भी हैं 9th 10th 11th आप लोगों ने हर क्लास में सुना कुकुरबिटा मैक्सिमा का। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताइए कुकुरबिटा मैक्सिमा किस सब्जी का। मैंने इतना भी हिंट कर दिया है कि ये कोई सब्जी है, किस सब्जी का साइंटिफिक नेम है कुकुरबिटा मैक्सिमा, ठीक है। तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, ठीक है। देखिए फ्लावर जो होता है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। On the basis of reproductive organ, flower is of two types. Flower को two type में divide किया गया है reproductive organ के basis पे. First is monoecious and second one is dioecious flower. Monoecious flower is also known as bisexual flower or complete flower, in which both male and female reproductive organ is present in one flower. Okay. Monoecious flower can be divided into two types, two holes. First one is accessory hole and second one is necessary hole. Accessory hole consists calyx as well as corolla. Calyx is also known as sepal. It is green color due to presence of chlorophyll pigment. And corolla is also known as petal. It is colorful due to presence of anthocyanin pigment. Second one is necessary role. Necessary role consists of two parts, that is androecium and gynoecium. Androecium is male reproductive organ of any angiospermic plant, or gynoecium is the female reproductive organ of any angiospermic plant. Now we have to discuss about what is dioecious flower. Dioecious flower is also known as unisexual or incomplete flower, in which male or female gamete either one of them is present. Okay. On any flower, either male gamete or female gamete is present. Reproductive part is present. Okay. Example is cucurbita maxima. You have to answer me that which vegetable is known as cucurbita maxima. So चलिए हम बना लेते हैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर, ओके, जिससे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो सके और हम समझ सके कि फ्लावर के कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल समझ सकें, ओके। सो जैसे इसमें बनाना चलूंगी आप लोगों को ड्रॉ करना है क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रक्चर डायग्राम। तो आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं बहुत ही इजी वे में बनाऊंगी इसे, तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा।
So let's start. So this is the structure of diagrammatic representation of diagrammatic representation of a फ्लावर। तो ये क्या है, डायनामिक रिप्रेजेंटेशन है फ्लावर का, ठीक है। इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। दिस वन इज पेटल, यहाँ पे क्या है एंथर, हियर दिस इज फिलामेंट, दिस वन इज स्टिग्मा, हियर दिस इज style, and here is the presence of ovary, also here ovule, and these one is nectiferous area, nectiferous area, and here is the presence of sepal। ओके, देखिए तो ये डायनामिक रिप्रेजेंटेशन एक फ्लावर का। फ्लावर में सबसे पहले प्रेजेंस है पेटल का। पेटल क्या होता है, कंकुड़ी है, यानी कि जो भी कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का वो क्या है पेटल। पेटल के बाद देखिए मेल स्ट्रक्चर ये रहा, ये जो प्रेजेंस है ये सब मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मेल स्ट्रक्चर के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं एंथर, और नीचे की जो स्टिकी पार्ट है ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर इसको कहते हैं फिलामेंट। फिर इस पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा, जो कि ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, फीमेल पार्ट का, ठीक है। ये फर्स्ट सबसे ऊपर का स्पेस का पार्ट है स्टिग्मा, ये पाइपलाइन स्टिकी पार्ट जो है ये कहते हैं हम इसे स्टाइल, ठीक है। और ये नीचे में प्रेजेंस है ओवरी का, और ओवरी में ही प्रेजेंस होता है ओव्यूल का। और ये जो सर्कल टाइप आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये होता है नेक्टिफेरस एरिया, जहां पे पॉलन ग्रेन आकर क्या होता है अटैच होता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। देखिए फ्लावर के पास मेल और फीमेल गैमेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता ही है। तो इस टाइप के देखिए फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस, सबसे पहले एक वर्ड है दैट इज इन्फ्लोरेसेंस, हम समझ लेते हैं क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। एंड्रोइसियम में क्या होता है, देखिए अब हमें समझना है स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट करते हैं समझना, उसके बाद हम जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवर फिनिश कर लेंगे तब हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। ये होता क्या है,
स्टेमन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम चलिए और हम डिटेल स्टडी, डीप स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टेमन का। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से। ये क्या है स्टेमन, ठीक है। दिस वन इज स्टेमन इन विच दिस वन इज एंथर और ये क्या है फिलामेंट, ओके। ये एंथर है और नीचे फिलामेंट। देखिए स्टेमन जो होता है वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो लॉन्ग स्ट्रक्चरल पार्ट होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चरल पार्ट है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, ये हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल होता है किस चीज में। स्टेमन में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट रहता है एंथर एंड देन स्टिकी पार्ट क्या होता है फिलामेंट होता है, ओके। तो फिलामेंट किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है हमें ये समझना था, और इसी को हम अभी स्टडी कर रहे थे, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिस वजह से हमारा वीडियो जो है बीच में ही कट हो गया था। तो हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ये स्टेमन में जो फिलामेंट होता है ये हेल्पफुल होता है अटैच करने के लिए एंथर सेट को, एंथर सेट को किससे, फ्लावर से। एंथर सेट को फ्लावर से अटैच करने में कौन हेल्पफुल होता है, फिलामेंट हेल्पफुल होता है, जो कि लॉन्ग स्टिकी पार्ट होता है। और वही अगर हम बात करें, देखिए हमें माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन द आवर न्यू टॉपिक, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। कितनी लेयर्स प्रेजेंट करती हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट करती हैं, ओके। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, ओके। ये होती है कलेक्टिव, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, मिडिल लेयर एंडोडर्मिस, this one is sporogenous tissue and this one is tapetum layer, tapetum layer, okay. So this is the structure of microsporangium. So what is microsporangium हम डिस्कस कर लेते हैं इसे। देखिए जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन कर लेते हैं किसी भी एंथर सेट का, जब हम एंथर सेट का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो ये किस तरीके का होता है, सर्कुलर होता है आउटलाइन में, और इसे हम 4 लोब में डिवाइड कर देते हैं। देखिए हमें किसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम लेते हैं एंथर सेट का, ठीक है। एंथर सेट का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो ये 4 लोब में डिवाइड होता है, 4 लोब में डिवाइडेड होते हैं। सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, देखिए 1 2 3 4 ये 4 लोब है जिसमें डिवाइडेड होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और सभी लोग जो होते हैं ना, सभी लोग वो 4 लेयर से बाउंडेड होते हैं, 4 लेयर से बाउंडेड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन सभी लेयर्स को हम समझ लेते हैं कौन सी लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद आती है एपिथीसियम, फिर आती है मिडिल लेयर और उसके बाद टेपेटम। टेपेटम को हम लोग न्यूट्रिटिव लेयर भी कहते हैं। कौन सी लेयर, न्यूट्रिटिव लेयर भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथर्मिस और फिर देखिए एंडोथर्मिस को हम लोग एपिथीसियम भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आती है टेपेटम यानी कि न्यूट्रिटिव लेयर, ओके। तो टेपेटम लेयर को हम लोग न्यूट्रिटिव लेयर क्यों कह रहे हैं, आखिर ये किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो टेपेटम लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, ठीक है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। जो पॉलन ग्रेन डेवलप यानी पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो डेवलप हो रहा है उसको ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कौन, टेपेटम लेयर, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं न्यूट्रिटिव लेयर भी, ओके। देखिए टेपेटम लेयर जो होती है वो बाई न्यूक्लिएटेड या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है।
कभी कभी क्या होता है कि पॉलन सेक की जो आउटलाइन होती है वो डिस्पर्जन कर जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमियम सेल। तो इसे हम इसको इरेज कर देते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में। देखिए एक मैं नोट करने जा रही हूँ पॉइंट, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, नोट करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या है ना कि टेरिटल लेयर जो होती है वो बाई न्यूक्लिएटेड भी होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, जो टेरिटल लेयर होती है वो बाई न्यूक्लिएटेड भी होती है और कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती है, ठीक है। पॉलन सेक की कुछ आउटलाइन जो होती है ना वो क्या कर जाती है, डिस्पर्जन करती है, डिस्पर्जन कर जाती है कहाँ पे, इनर साइड में ही। और इस प्रोसेस को हम मतलब इसको हम कहते हैं स्ट्रोमियम सेल। जैसे ही वो डिस्पर्जन कर जाती है तो क्या हो जाता है, स्ट्रोमियम सेल डेवलप कर जाता है, ठीक है। और स्ट्रोमियम सेल जो होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां से पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन वो क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है और मेल बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बाहर आ जाता है। देखिए अब एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू ये क्या होता है, ये कैसा टिश्यू है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो सपोर्ट करता है किसको, पॉलन सेक को। पॉलन सेक को सपोर्ट प्रोवाइड कौन करता है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू करता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो कॉम्पैक्ट मास लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रल सेल में पाया जाता है, ठीक है। जितने भी पॉलन सेक होते हैं, पॉलन सेक जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं और मियोसिस सेल डिवीजन करके क्या बनाते हैं, तो हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन। हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, तो जब पॉलन सेक जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन कर जाते हैं तो हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बन जाता है। तो अभी हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन जो कि डेवलप हो रहा है कहां से न्यूट्रिशन लेता है, तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं न्यूट्रिटिव लेयर से, यानी कि टेरिटल लेयर से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। और जैसे ही पॉलन ग्रेन न्यूट्रिशन लेता है तो आफ्टर टेकिंग न्यूट्रिशन, जैसे ही ये न्यूट्रिशन लेता है ये क्या होता है, कम आउटसाइड, यानी कि ये डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। जैसे ही पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन मिलता है और इनफ न्यूट्रिशन वो पा लेता है तो क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, ठीक। अब हमें डिटेल स्टडी करनी है पॉलन ग्रेन के बारे में। सो व्हाट इज पॉलन ग्रेन, सो लेट्स स्टार्ट to discuss about pollen grain. So our next topic is pollen grain. pollen grain जो होता है उसका हम स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, pollen grain का स्ट्रक्चर। तो pollen grain का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है एक सर्कल एंड देन zigzag लेयर। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैं सिखा रही हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिए ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए, ओके। ये है स्ट्रक्चर इसका पॉलन ग्रेन का, जिसमें यहाँ पे प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन इज germ pore, this one is outer layer is axine जिसे हम स्पोरोपोलिन भी कहते हैं, स्पोरोपोलिन। दिस लेयर इज इंटाइन जिसे हम पेक्टोसेलोज कहते हैं। दिस वन इज न्यूक्लियस and here is the presence of chloroplast. So this is the structure of pollen grain, okay। देखिए pollen grain क्या होता है, तो pollen grain जो होता है ना वो हैप्लॉइड मेल गैमेट होता है। कैसा मेल गैमेट, तो हैप्लॉइड मेल गैमेट, ओके। pollen grain is a haploid male gamete or it is bounded by two layers, that is outer layer is axine is also known as sporopolyp and inner layer is known as antine is also known as spectrocellulose, okay। axine के पास जैसा कि हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये सब स्ट्रक्चर्स, डॉटेड स्ट्रक्चर ये क्या है, तो पोस्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं germ pore के थ्रू pollen tube कम आउटसाइड, ठीक है। तो germ pore के ही थ्रू, ये germ pore है इसके थ्रू ही, थ्रू which क्या होता है, pollen tube कम आउटसाइड, इसी के थ्रू क्या होता है, pollen tube बाहर आता है। एक्साइन जो होती है ना वो टफ लेयर होती है, ठीक है, यानी कि हार्ड लेयर होती है
और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एंजाइम के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो इस बात को हमें एकदम माइंड सेट कर लेना है इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहले क्या है पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड मेल गैमेट होता है। ये दो लेयर से मिलकर कंसिस्ट होता है। फर्स्ट लेयर इन टाइम आउटर लेयर एक्साइन इज स्पोरोपोलिन से कहते हैं, एक्साइन जो कि टफ लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है। ओके, और एक्साइन के ऊपर क्या होते हैं, जर्म पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। जर्म पोर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब को बाहर आने में। और एंटाइन जो होती है वो एंटाइन को हम पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं, जो इनर लेयर होती है। और एंटाइन के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट सब कुछ प्रेजेंट रहता है। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, पॉलन ग्रेन का। ये स्टडी थी पॉलन ग्रेन के बारे में। अब हमें समझना है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन बिफोर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से पहले डेवलपमेंट कैसे होता है पॉलन ग्रेन का, तो ये हम समझ लेते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन बिफोर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से पहले पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए पॉलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। इसलिए सबसे पहले पॉलन ग्रेन क्या करता है, एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन कर जाता है। माइटोटिक डिवीजन करता है तो फॉर्मिंग टू सेल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से टू सेल स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और ये टू सेल स्ट्रक्चर में जो लार्जर सेल होता है ना, लार्जर सेल, उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव बॉडी कहते हैं। वेजिटेटिव बॉडी कहते हैं। और यही जो लार्जर सेल यानी कि वेजिटेटिव बॉडी होती है, ये मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है और क्या बना देती है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनाती है। एंड और फिर क्या होता है कि लार्जर सेल था और जो स्मॉलर सेल होता है इसका, जिसे हम रिप्रोडक्टिव बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडी भी कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव बॉडी फिर से डिवीजन कर जाती है और डिवीजन करके कौन सा डिवीजन करती है, तो वर्टिकल डिवीजन करती है। और डिवीजन करने के बाद टू सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी बना देती है। टू सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी बनाती है, जिसे मेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। ओके, इतना क्लियर है। आई होप इतना आप लोग क्लियर होगा कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन बिफोर पॉलिनेशन क्या होता है कि एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, जिसमें टू सेल स्ट्रक्चर बन जाता है। जो लार्जर सेल होता है उससे हम वेजिटेटिव बॉडी भी कहते हैं और ये मॉडिफाई हो जाता है और पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। और वही जो स्मॉलर सेल होता है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी कहलाता है, जो कि वर्टिकल डिवीजन कर जाता है। और वर्टिकल डिवीजन करने के बाद टू सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी कन्वर्ट करता है, जिसे हम मेल गैमेट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए पॉलन ग्रेन ना, पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें समझना और जानना जरूरी है। ह्यूमंस के अंदर पॉलन ग्रेन डिजीज कॉज करता है। क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। देखिए सबको अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। किसी किसी को पॉलन ग्रेन से ही एलर्जी होती है और उन्हें क्या होता है, कोई भी फूल जो होता है जब वो उसे स्मेल करते हैं तो उससे उनको एलर्जी फील होने लगती है। तो पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। और क्या होता है, अस्थमा कॉज हो जाता है, अस्थमा। ओके, एज वेल एज किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी की स्किन डैमेज कर जाती है। तो ऐसी कुछ डिजीज कौन कॉज करता है, तो पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन से कौन सी डिजीज होती है, एलर्जी होती है, अस्थमा होता है और स्किन भी किसी किसी की डैमेज कर जाती है। इनफैक्ट पॉलन ग्रेन जो होता है वो रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। इसलिए हम लोग इसे मेडिकल यूज में भी लाते हैं, मेडिकल यूज में लाते हैं। क्या बनाने के लिए, तो एग्जांपल में सिरप बनाने के लिए, कफ सिरप वगैरह बनाने के लिए भी हम लोग पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि अस्थमा जैसी बीमारी और स्किन डैमेज एलर्जी पॉलन ग्रेन कॉज करता है, तो हम इसे मेडिकल यूज में कैसे ला सकते हैं। तो हाँ, हम इसे मेडिकल यूज में ला सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को इससे एलर्जी हो। हर इंसान को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। तो वैसे ही पॉलन ग्रेन से जिसे एलर्जी ना हो वो क्या यूज कर सकता है, ये कफ सिरप, ऐसे सिरप यूज कर सकता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन इन्वॉल्व है। ठीक है,
पॉलन बैंक क्या होता है कि देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन स्टोर्ड इन अ नाइट्रोजन लिक्विड एट 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर। इट इज यूज्ड इन अ क्रॉप ब्रीडिंग एज वेल एज फॉर्मिंग टू हाइब्रिड प्लांट। देखिए पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन बैंक जो होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन उसमें स्टोर होता है, ठीक है, किस लिक्विड में, तो नाइट्रोजन के लिक्विड में। टेंपरेचर क्या होता है 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पे। इसको हम यूज क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन हम लोग यूज किस में लाते हैं, तो क्रॉप ब्रीडिंग में। क्रॉप ब्रीडिंग क्या होता है, यानी कि क्रॉप में रिप्रोडक्शन कराना और टू हाइब्रिड प्लांट कोई बनाने में हम लोग पॉलन ग्रेन का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज ओवर एंड देन वी हैव टू स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मोस्ट यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज़ आप लोग एक सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, इस चीज से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने बच्चे 9 टू 12 सबको चैनल शेयर करिए, सभी के लिए वीडियोस अवेलेबल है इसमें बायोलॉजी की। ओके, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ लेटर सेक्शन ऑफ ओके दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल ओके ओके न्यूक्लियस एंड स्टिग्मा apparatus सिमेट्रिक सेल पोलर फिंगर एंडोसाइट एंटीपोडा सेल। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेंस क्या होता है, पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल गाइनोइसियम हम लोग किसे कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही कहते हैं। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया था, इसे हम कुछ टाइम के लिए इरेज करते हैं और फिर आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि जो हम आगे के टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसमें हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेंस गाइनोइसियम, राइट, गाइनोइसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए अगर गाइनोइसियम के पास कितने कार्पेल हो, 1 कार्पेल हो, तो इन्हें हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी, ठीक, मोनोकार्पेलरी। और अगर गाइनोसियम के पास मोर देन 2 कार्पेल हो, कितने, मोर देन 2 कार्पेल हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें ये समझ में आया कि अगर किसी भी गाइनोसियम के पास 1 कार्पेल प्रेजेंट हो तो उन्हें हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और अगर 2 से अधिक कार्पेल प्रेजेंट हो तो उन्हें हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट ये है कि जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल, इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकंड वन इज स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी। तो इन तीनों के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, व्हाट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है, कैसा पार्ट, एंटीरियर पार्ट होता है। इसे हम रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। इसमें म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस सीक्रेट होता है जो कि हेल्प करता है, ये हेल्प करता है किस चीज में, पॉलन ग्रेन को क्या करने में, स्टिक करने में, ठीक है। और ये स्टिग्मा क्या बनाता है, फॉर्मिंग पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करता है, स्टिग्मा करता है, ठीक है। तो स्टिग्मा के बारे में समझ में आया कि स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है किसी भी पिस्टिल का। रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन भी इसी को कहते हैं, म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिससे कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिक हो पाता है, ठीक है। और ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। वही बात आती है स्टाइल की, व्हाट इज स्टाइल, तो स्टिग्मा आप लोगों का क्लियर हो चुका। ये सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ क्या होता है, पिस्टिल, सिलिंड्रिकल पार्ट होता है पिस्टिल का। ये सिर्फ क्या होता है, कनेक्टिव लिंक होता है, कनेक्टिव लिंक होता है इसके बीच में, बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। ओके, अब अगर हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी क्या होता है, ये स्फेरल पार्ट ऑफ पिस्टिल होता है, स्फेरल पार्ट ऑफ
पिस्टल यानी कि पिस्टल का हल्का फुला हुआ पार्ट होता है, इसे हम चीफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज चीफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, एज वेल एज इनसाइड ओवरी, इनसाइड ओवरी क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल को हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, मेगा स्पोरेंजियम, ओके। देखिए ओवरी जो होता है सेवन पार्ट होता है पिस्टल का, और इसको हम लोग चीफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहते हैं। इनसाइड ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कंसीडर करते हैं मेगा स्पोरेंजियम के थ्रू, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में डिटेल स्टडी करना। सो लेट्स स्टार्ट मेगा स्पोरेंजियम। वी हैव टू डिस्कस अबाउट मेगा स्पोरेंजियम, इट मींस ओव्यूल, ओके। एक बात तो आपको ध्यान रखिएगा कि ओव्यूल जो होता है ना वो लार्जर होता है, लार्जर देन मेल गैमेट। मेल गैमेट से बड़ा कौन होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। ये जो होता है ओव्यूल, ये अटैच विद ओवरी एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, ठीक। और ये प्लेसेंटा जो कनेक्ट करता है, मतलब ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं नोन एज फ्यूनिकल, ओके। देखिए अब ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू, कौन जोड़ के रखता है, तो उसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम जो है वो ओव्यूल को और फ्यूनिकल को आपस में कनेक्ट करके रखता है। अब हमें स्टडी करना है पार्ट्स ऑफ ओव्यूल के बारे में, ठीक है, ये समझ में आया। अब हमें स्टडी करना है पार्ट्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के भी तो पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ओव्यूल के कितने पार्ट्स होते हैं, ये स्टडी कर लेते हैं। ओव्यूल के 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोपाइल, सेकंड वन इज शलाजा, एंड थर्ड वन इज फ्यूनिकल, ओके। तो इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है, व्हाट इज माइक्रोपाइल, व्हाट इज शलाजा एंड व्हाट इज फ्यूनिकल। माइक्रोपाइल की अगर हम बात करें तो ये टर्मिनल ओपनिंग होती है, टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एन ओव्यूल, किसी भी ओव्यूल की ये टर्मिनल ओपनिंग होती है, फॉर माइक्रोपाइल, ओके। अगर हम बात करें शलाजा की, शलाजा इन क्या होता है, तो ये वैसा पार्ट होता है ओव्यूल का, कैसा पार्ट होता है, वैसा पार्ट ऑफ एन ओव्यूल। और अगर हम बात करें फ्यूनिकल की, तो फ्यूनिकल क्या होता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड हाइलम। ओव्यूल और हाइलम के बीच जो कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सेक जो होता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो कि 7 से 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल होती है जो कि चलाजा इंड के ठीक नीचे पाई जाती है। 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, ओके। और सिनर्जिड सेल जो होते हैं वो भी 2 नंबर में होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइल इंड के साइड, और जिसमें से 1 जो होता है वो एग सेल होता है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, जो कि प्रेजेंट रहता है सिनर्जिड सेल के एपेक्स पे, ठीक है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग एपरेटस। एग एपरेटस जो होता है वो 3 सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से 2 जो होता है वो सिनर्जिड सेल होता है और 1 एग सेल होता है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फिलिफॉर्म ऑफ एपरेटस। इट इज सीरियल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो होता है सीरियल जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिनर्जिड सेल में प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करें मेल गैमेट को, ओके। अब यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस क्या होता है कि जब कार्पेल जो होते हैं फ्री होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ईच लॉक्यूल में, तो उसे हम कहते हैं एपोकार्पस। मीन्स व्हेन कार्पेल्स आर फ्री एंड प्रेजेंट इन ईच लॉक्यूल इज नोन एज एपोकार्पस। एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिनकार्पस, सो व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज टू ईच अदर, जब कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो उसे हम कहते हैं सिनकार्पस। अब हमें स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है यानी कि पॉलन ग्रेन वो ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, ठीक है, स्टिग्मा पे। तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, तो आप लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किया ही होगा, और इससे भी छोटी क्लासेस में आपने डिस्कस किया होगा। लेकिन अब हमें पॉलिनेशन के और भी कुछ टाइप्स पढ़ने हैं। सो व्हाट इज पॉलिनेशन, ओके। तो देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखिए जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है एंथर से स्टिग्मा पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन जैसे कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, पिछले क्लासेस में, आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि क्या होता है पॉलिनेशन, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेकंड वन इज
सेल्फ पॉलिनेशन। तो हाँ, ये पॉलिनेशन होते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ अलग पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ना है, ठीक है, जो कि टोटल कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। और हमें कितने टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना है, 5 टाइप्स, 5 टाइप्स। डीप स्टडी है, क्लास 12 है, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट होता है ऑटोगेमी, ऑटोगेमी पॉलिनेशन। सेकंड इज चेस्मोगेमस पॉलिनेशन, चेस्मोगेमस pollination. Third one is Cleistogamous pollination, Cleistogamous pollination. Fourth one is Geitonogamy pollination, and last fifth one is Xenogamy pollination, Xenogamy pollination. तो इन सब के बारे में आप समझ लेते हैं, ये 5 टाइप्स जो पॉलिनेशन के हैं, ये क्या होते हैं, इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले आता है ऑटोगेमिक पॉलिनेशन। इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, ऑटोगेमिक को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑटोगेमिक पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन आपने डिटेल स्टडी कर रखी है पिछले क्लासेस में। देखिए, इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन जो होता है ना, वो कहाँ होता है, सेम फ्लावर पे होता है, सेम फ्लावर, यानी कि एंथर से स्टिग्मा का जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे, वो कहाँ होता है, सेम फ्लावर में होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें चेस्मोगेमस पॉलिनेशन की, तो चेस्मोगेमस पॉलिनेशन जो होता है बिटवीन 2 फ्लावर, ये किसके बीच में होता है, बिटवीन 2 फ्लावर, दो अलग अलग फ्लावर के बीच में होता है, बट ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं चेस्मोगेमस पॉलिनेशन, ओके। अब देखिए, क्लिस्टोगेमस पॉलिनेशन क्या होता है, क्लिस्टोगेमस पॉलिनेशन ओपनली नहीं होता है, ठीक है, ओपनली नहीं होता है, यानी कि क्लोज फ्लावर्स के बीच में होता है, ठीक है। जो फ्लावर्स कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं, किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर रहता है, ठीक है। और इसमें नो नीड ऑफ पॉलिनेशन, इसमें नो नीड ऑफ पॉलिनेटर, इसमें पॉलिनेटर की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, कुछ अलग टाइप का होता है क्लिस्टोगेमस पॉलिनेशन। इसका एग्जांपल हम नोट कर लेते हैं, गुलमोहर, गुलमोहर का जो फूल होता है ना, उस पे कौन सा पॉलिनेशन होता है, तो क्लिस्टोगेमस पॉलिनेशन होता है, इसमें किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती है, क्लोज फ्लावर होता है, ओके। देखिए, अब हमें समझना है जीटोनोगेमिक पॉलिनेशन क्या होता है, बिटवीन 2 फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दो अलग अलग फ्लावर के बीच में होता है, लेकिन सेम प्लांट पे, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाता है हिबिस्कस, अड़हुल, ठीक है, दो अलग अलग फ्लावर पे होगा लेकिन सेम प्लांट पे, जिसको हम कहते हैं जीनोगेमिक पॉलिनेशन। इसका एग्जांपल है हिबिस्कस रोजेसाइनेसिस, यानी कि अड़हुल का फूल, ठीक है। जीनोगेमिक पॉलिनेशन क्या होता है, ये डिफरेंट स्पीसीज में होता है, किसमें होता है, डिफरेंट स्पीसीज में होता है, थ्रू विच, इसी के थ्रू क्या होता है कि हाइब्रिड प्लांट बनते हैं। हाइब्रिड प्लांट कब बनते हैं, जब जीनोगेमिक पॉलिनेशन होता है, ठीक है। दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब पॉलिनेशन होगा तो कौन से प्लांट बनेंगे, हाइब्रिड प्लांट बनेंगे। एग्जांपल क्या होता है, जीनोगेमिक किसके अंदर होता है, तो जीनोगेमिक का एग्जांपल हो जाता है वीट, ठीक है, ये बहुत ही फेमस ट्रिटिकम एस्टिवम, वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक। अब ये पॉलिनेशन के टाइप्स तो और हो गए, अब हमें समझना है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं, किसकी वजह से, किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो देखिए, एजेंट भी 2 टाइप का होता है, एबायोटिक और एबायोटिक, तो इन सबको हम डिटेल में समझ लेते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो पॉलिनेशन के भी एजेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकंड वन इज एबायोटिक। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग बहुत नाम से जानते हैं, पॉलिनेटर भी कहते हैं, है ना, जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेटर भी कहते हैं और एजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, एक बायोटिक और सेकंड एबायोटिक। देखिए, अगर एजेंट जो है, अगर पॉलिनेटर जो है वो क्या है, लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बायोटिक पॉलिनेटर, ठीक है, बायोटिक एजेंट। ये भी 3 टाइप के होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट भी जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्टीरेटोफिलस पॉलिनेटर, एंटेनोफिलस पॉलिनेटर और ऑर्निथोफिलस पॉलिनेटर, ठीक है। चिरेटोफिलस पॉलिनेटर कौन से होते हैं, अगर पॉलिनेटर जो है वो बैट है, बैट इन द सेंस चमगादड़, तो क्या है, चिरेटोफिलस पॉलिनेटर, ठीक है। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, किसी भी इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे एंटेनोफिलस पॉलिनेटर। और अगर पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे ऑर्निथोफिलस पॉलिनेटर, ओके। इतना समझ में आया। अब एबायोटिक की अगर बात करें तो एबायोटिक में क्या आ जाते हैं, अगर पॉलिनेटर एजेंट क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, तो वो क्या किसमें आ जाएंगे, एबायोटिक में आ जाएंगे, ठीक है। ये भी 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट होता है एनिमोफिलस,
एनिमोफिलस पॉलिनेटर और सेकंड होता है हाइड्रोफिलस पॉलिनेटर। हाइड्रोफिलस पॉलिनेटर। देखिए एनिमोफिलस में क्या होता है, अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है तो क्या है, एनिमोफिलस पॉलिनेटर है, और अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है तो वो क्या है, हाइड्रोफिलस पॉलिनेटर। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। पॉलिनेशन एजेंट सभी क्लियर है। लेकिन पॉलिनेशन एजेंट कितने होते हैं, दो होते हैं, बैटिक और एबैटिक। बैटिक के 2 टाइप के होते हैं, बैटिक 3 टाइप के होते हैं। लेकिन बैटिक सबसे पहले आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, और फर्स्ट है चेरेटोफिलस जो कि बैट के थ्रू अगर कोई पॉलिनेशन है तो उसे हम कहेंगे चेरेटोफिलस पॉलिनेशन, और अगर कोई पॉलिनेटर इंसेक्ट है तो उसे हम कहेंगे एंटेमोफिलस पॉलिनेटर, और अगर कोई पॉलिनेटर बर्ड है तो हम कहेंगे ऑर्निथोफिलस पॉलिनेटर। और वही एबैटिक की बात करते हैं, एबैटिक नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जैसे कि एयर से होगा तो हम कहेंगे एनिमोफिलस पॉलिनेटर, और वही अगर वाटर से होगा तो उसे कहेंगे हाइड्रोफिलस पॉलिनेटर। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमें पढ़ना है आउटब्रीडिंग डिजीज। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिजीज क्या होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। आउटब्रीडिंग डिजीज, देखिए एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि चेक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और इंप्रूव करती है ट्रेडिशनल क्रॉप रोटेशन को। ये क्या करती है, चेक करती है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को, एज वेल एज ये इंप्रूव करती है क्रॉप रोटेशन को, क्रॉप रोटेशन को। ये हाइब्रिड प्लांट भी प्रोड्यूस करती है, हाइब्रिड प्लांट भी प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम इसे ब्रीडिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये 3 टाइप की होती है। ठीक है, कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज इमैस्कुलेशन, सेकंड वन इज बैगिंग, एंड थर्ड वन इज टैगिंग। सो व्हाट इज इमैस्कुलेशन, ये किसमें होती है, इमैस्कुलेशन की प्रोसेस भी होती है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, इसमें जो होता है रिमूव कर दिया जाता है पॉलन ग्रेन को, क्या करने के लिए, पॉलन ग्रेन को रिमूव कर दिया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन चेक करने के लिए, टू चेक व्हाट, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, वही अगर हम बात करें बैगिंग की, इसमें पॉलन ग्रेन को, pollen grain is covered by protective sheet, इसमें pollen grain को protective sheet से कवर करके क्या किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन चेक किया जाता है। और टैगिंग क्या होता है कि ड्यूरिंग कलेक्शन, टैगिंग क्या होता है कि ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ फ्लावर एंड ऑल क्या होता है, नंबरिंग इज डन। ठीक है, इसकी नंबरिंग की जाती है जिससे हम कहते हैं टैगिंग। ठीक है, ये थी आपकी आउटब्रीडिंग प्रोसेस, जिसमें कि इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन चेक करते हैं, क्रॉप रोटेशन को भी इंक्रीज करते हैं, हाइब्रिड प्लांट भी इसमें बनाए जाते हैं, और इसलिए हम इसे ब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। इमैस्कुलेशन डिस्टेंस बाय सेक्सुअल फ्लावर में यंगर होता है, इसमें रिमूव कर दिया जाता है पॉलन ग्रेन को, क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन। बैगिंग में पॉलन ग्रेन होता है, कवर होता है प्रोटेक्टिव शीट से, और टैगिंग की बात करें ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स plants and their numbering is going on is known as tagging। ठीक है, अब हमें समझना है एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन एम्ब्रियो सेक बाय 3 मेथड। देखिए जब एम्ब्रियो सेक में पॉलन ग्रेन की एंट्री होती है तो ये कितने मेथड से होती है, तो 3 मेथड से होती है। चलिए हम इसे समझ लेते हैं। तो वो 3 प्रोसेस कौन सी होती है जिससे कि पॉलन ग्रेन जो है वो एम्ब्रियो सेक में एंट्री कर लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट होती है चलाजोगेमी। चलाजोगेमी फर्स्ट प्रोसेस होती है, चलाजोगेमी। वही सेकंड होती है प्रोगेमी, और थर्ड मीसोगेमी। अगर पॉलन ग्रेन की एंट्री होती है बाय चलाजा इंड, अगर चलाजा इंड से पॉलन ग्रेन की एंट्री होती है तो उसे हम कहते हैं चलाजोगेमी प्रोसेस। अगर पॉलन ग्रेन की एंट्री बाय माइक्रोपाइलर इंड होती है, माइक्रोपाइलर इंड होती है तो उसे हम कहते हैं प्रोगेमी प्रोसेस। और अगर बाय एम्ब्रियो सेक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मीसोगेमी प्रोसेस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमें समझना है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम ट्रिपल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। ओके, इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, तो नेवा सचिन साइंटिस्ट ने कब, 1859 में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब 3 सेल मेल न्यूक्लियाई
एंटर करता है किसमें, एम्ब्रियो सेल में। तब क्या होता है, वन मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है, फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई। पहला मेल गैमेट किससे, मतलब एक मेल गैमेट जाकर फ्यूज कर जाता है पोलर न्यूक्लियाई से, और क्या बना देता है, रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, रिप्लॉइड न्यूक्लियस, जो बाद में जाकर रिप्लॉइड न्यूक्लियस बाद में डेवलप होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म में। और वही जो सेकंड मेल गैमेट होता है, क्या कर जाता है, फ्यूज विथ फीमेल गैमेटोफाइट, और क्या बना देता है, जाइगोट। और लेटर क्या हो जाता है, जाइगोट जो है कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन से ट्रिपल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसे डिस्कवर किया था नैशनल साइंटिस्ट ने 1859 में। इसमें 3 सेल स्ट्रक्चर जो मेल न्यूक्लियाई होता है वो एम्ब्रियो सेल में एंटर करता है, वन मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज कर जाता है पोलर न्यूक्लियाई से और फॉर्मेशन करता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का, जो कि बाद में चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में। और वहीं अगर सेकंड मेल गैमेट की बात करें तो फ्यूज कर जाता है फीमेल गैमेटोफाइट से एंड देन फॉर्मेशन करता है जाइगोट का, और जाइगोट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम समझते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पोस्ट यानी कि फर्टिलाइजेशन तो यहाँ हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा ये हम समझ लेते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ओवरी जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में, वहीं ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है पेरिस्पर्म में, ओके, और जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ओवरी इज कन्वर्टेड टू फ्रूट, ओव्यूल कन्वर्टेड टू सीड, न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू पेरिस्पर्म एंड एम्ब्रियो इज फाउंड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ जाइगोट, ओके। अब हम समझते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में वर्ड यूज हो रहा है कि एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये वन मेल गैमेट, जब फीमेल न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है। तो एक्चुअली होता क्या है एंडोस्पर्म, चलिए हम समझ लेते हैं। यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है एंडोस्पर्म, ये तो बस एक रिकॉर्ड न्यूक्लियस से किसका कन्वर्जन हुआ है, किसका फॉर्मेशन हुआ है, एंडोस्पर्म का। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, कौन सा डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, और क्या बना देता है, कॉम्पैक्ट मास लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट मास लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और इसका मेन काम क्या होता है, इट गिव नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्लियर हो गया। अब हमें समझना है एम्ब्रियो के बारे में। सो व्हाट इज एम्ब्रियो, लेट्स स्टार्ट। सो एम्ब्रियो क्या होता है, ये कहां किससे डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम, ये जाइगोट से डेवलप हो जाता है कौन, एम्ब्रियो। कहां पे डेवलप होता है, एट माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर इन पे एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनिक। जब एम्ब्रियो जो है फॉर्म हो जाता है जाइगोट से तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनिक। और जब जाइगोट एम्ब्रियो बना रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियो, मतलब जब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये हार्ट शेप का होता है, हार्ट शेप में एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियो में कितने कॉटिलेडन होते हैं, तो 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम इसे डाइकॉटिलेडनस भी कहते हैं, डाइकॉटिलेडनस भी कहते हैं। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है सिलोराइजा के बारे में। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वीडियो जो है वो बीच में ही स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो मैं स्लाइड अपलोड कर रही हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग स्लाइड से भी इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स लास्ट के बचे हुए थे इस चैप्टर में, तो उसके लिए मैं स्लाइड अपलोड कर रही हूँ, ओके। सिलोराइजा द अनडिफरेंशिएटेड प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ रेडिकल। देखिए जो रेडिकल होता है, रेडिकल प्रिम्यूल, तो जिसमें रेडिकल होता है, रेडिकल का अनडिफरेंशिएटेड, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, वैसी जो प्रोटेक्टिव शीथ होती है जो कि रेडिकल को प्रोटेक्ट करके रखती है, उसे हम कहते हैं सिलोराइजा, ओके। नेक्स्ट है कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल क्या होता है कि द अनडिफरेंशिएटेड प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ स्टेम। देखिए किसी भी स्टेम की, किसी भी तने की जो अनडिफरेंशिएटेड प्रोटेक्टिव शीथ होती है उसे हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल। नेक्स्ट टॉपिक है सीड। सीड क्या होता है, तो आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में।
इट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, और ये कहाँ पाया जाता है? तो फ्रूट के अंदर, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ये पाया जाता है फ्रूट के अंदर। सीड के पास सीड कोट होता है, कॉटिलेडन होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के भी दो पार्ट होते हैं, एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल, ठीक है। इन सब के बारे में हमें स्टडी करना है। ओके, तो सीड समझ में आया आप लोगों को? अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सीड की, तो सीड भी कितने टाइप के होते हैं? सीड 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नॉन एल्ब्यूमिनस सीड एंड सेकंड एल्ब्यूमिनस सीड। ओके, एल्ब्यूमिनस सीड, इन दिस टाइप ऑफ सीड देयर इज नो रेजिड्यू ऑफ एंडोस्पर्म, इसमें कोई भी रेजिडेंसी नहीं होती है एंडोस्पर्म की एल्ब्यूमिनस सीड में। इसका एग्जांपल हो जाता है पी, ग्राउंड नट, सनफ्लावर। देखिए पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो पाइसम सिटाइमम। वहीं ग्राउंड नट की बात करें तो आर्किस हाइपोगिया, और सनफ्लावर की बात करें तो हेलियंथस एनस। ओके, अब हमें समझना है एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड, इन दिस टाइप ऑफ सीड द मोस्ट एबंडेंट पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, इसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है एल्ब्यूमिनस सीड में। इसके एग्जांपल होते हैं वीट और मेज। वीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिमम और वही मेज का साइंटिफिक नेम जी मेज, ठीक है। तो सीड के बारे में अब क्लियर हो गया कि सीड क्या होते हैं, सीड कितने टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं और एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है। अब हमें स्टडी करना है सीड डोरमेंसी के बारे में। Seed dormancy. Due to unfavorable condition, most of the seeds are unable to germinate in crop field after harvesting of crop. This process is known as seed dormancy. When favorable condition is again available to this seed, then it germinate. देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कंडीशन सीड को नहीं मिल पाती है कि वो उस कंडीशन में डेवलप कर सके, जर्मिनेट कर सके, तो वो उस समय अनेबल हो जाते हैं जर्मिनेट करने के लिए। लेकिन इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सीड डोरमेंसी, ठीक है। लेकिन जब उसी सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब उस टाइम पे वो सीड क्या होते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस ये होती है सीड डोरमेंसी। अब हमें समझना है एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस, सम सीड विच आर जर्मिनेट विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के जर्मिनेट कर जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एपोमिक्सिस। ये एग्जांपल हो जाते हैं पोएसियाई और एस्टेरेसियाई फैमिली के, ठीक है। इस फैमिली के जो भी सीड होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही जर्मिनेट कर जाते हैं। एपोमिक्सिस एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि उसके अकॉर्डिंग हम सीड को कहते हैं एपोमिक्टिक सीड, ठीक है। अब हमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोर देन 2 एम्ब्रियो इज फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के टाइम पे 2 एम्ब्रियो बनके तैयार हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया था लीवेनहॉक साइंटिस्ट ने। कहाँ पे? तो सिट्रस फूड में, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।